कोने का सहारा लेकर खड़ी दादी माँ थर थर काँप रही थी। उनका चेहरा आंसुओं से भिगता जा रहा था। तभी वह बिलक बिलक कर रोने लगी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब मैं क्या करूं? कैसे राजेश की नज़रों का सामना करूं? सहसा रागिनी उठकर उनके पास चली आई और बोली, दादी माँ, जो होना था हो गया। आप हिम्मत हार दोगी तो मेरा और अभय का क्या होगा? दादी माँ ने अपने बेटे राजेश की ओर देखा। वह कुर्सी पर चुपचाप बैठा एकटक सामने जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी उमा के मृत शरीर को देख रहा था। आज सुबह ही तो इस घर में जैसे भूचाल आ गया था। रात को अच्छी भली सोई उमा सुबह बिस्तर पर मृत पाई गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ा था, जिसमें उसकी मौत हो गई। यह सुनने के बाद तो पूरे परिवार पर जैसे बिजली सी गिर पड़ी। दादी माँ तो जैसे संज्ञा सुनसी हो गईं। इस उम्र में भी वह स्वस्थ है और उनकी बहू महज 40 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पीड़ा से उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। रागिनी और अभय को सीने से सटाई दादी माँ सोच रही थी कि काश राजेश भी उनकी गोद में सिर रखकर अपनी पीड़ा का भार कुछ कम कर लेता। आखिर वह उसकी माँ है। सुबह के 10 बज रहे थे। पूरा घर लोगों से खचाखच भरा था। वह साफ देख रही थी कि उमा को देखकर हराने वाली की नज़र उन्हीं के चेहरे पर अटक कर रह जाती और उन्हें लगता है जैसे सैकड़ों तीर एक साथ उनकी छाती में उतर गए हों। बेचारी अम्मा जीवन भर तो दुख ही भोगती आई हैं। अब बेटी जैसी बहू भी सामने से उठ गई। पड़ोस की नीलू चाची ने कहा। अभय की मामी दबे स्वर में बोली, न जाने अम्मा कितनी उम्र लेकर आई हैं। इस उम्र में ऐसा स्वास्थ्य। एक हमारी दादी थी, ऐसे अचानक चली जाएंगी कभी सपने में भी हमने नहीं सोचा था। इतने दुख झेल कर भी अब तक अम्मा जीवित कैसे हैं, यही आश्चर्य है। रागिनी की छोटी मौसी माला ने कहा। वह पास के ही मोहल्ले में रहती थी। बहन की मौत की खबर सुनकर भागी चली आई थी। दादी माँ आंखें बंद किए सब खामोशी से सुनती रहीं, पर पास बैठी रागिनी यह सब सुनकर खिन्न हो उठी और अपनी मौसी को टोकते हुए बोले, आप लोग यह क्या कह रही हैं? क्या हक है आप लोगों को दादी माँ को बेचारी और अभागी कहने का? उन्हें इस समय जितनी पीड़ा है आप में से किसी को नहीं होगी। रागिनी, अभी ऐसी बातें करने का समय नहीं है, चुप रहो। तभी राजेश का भारी स्वर कमरे में गूंज उठा। उमा के क्रियाक्रम के बाद रिश्तेदार चले गए तो सारा घर खाली हो गया। उमा थी तो पता ही नहीं चलता था कि कैसे घर के सारे काम सही समय पर हो जाते हैं। उसके असमय चले जाने के बाद एक खालीपन का एहसास हर कोई मन में महसूस कर रहा था। एक दिन सुबह रागिनी चाय लेकर दादी माँ के कमरे में आई तो देखा वे सो रही हैं। दादी माँ, उठिए, आज आप इतनी देर तक सोती रहीं? रागिनी ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। बस उठ ही तो रही थी बिटिया, और वह उठने का उपक्रम करने लगी। पर आपको तो तेज बुखार है, आप लेटे रहिए, मैं अभय से दवा मंगवाती हूँ, कहती हुई रागिनी कमरे के बाहर चली गई। दादी माँ यानी कुसुम देवी की आंखें रह रह कर भर उठती थी। बहू की मौत का सदमा उन्हें भीतर तक तोड़ गया था। उमा की वजह से तो उन्हें अपना बेटा, अपना परिवार वापस मिला था। जीवन भर अपनों से उपेक्षा की पीड़ा झेलने वाली कुसुम देवी को आदर और प्रेम का स्नेहिल स्पर्श देने वाली उनकी बहू उमा ही तो थी। बिस्तर पर लेटी दादी माँ अतीत की धुंध भरी गलियों में अनायास ही भागती चली गई। अम्मा, मनहूस किसे कहते हैं? 4 साल के राजेश ने पूछा तो कुसुम चौंक पड़ी थी। बुआ कहती हैं तुम मनहूस हो, मैं तुम्हारे पास रहूँगा तो मैं भी मर जाऊँगा। बेटे के मुंह से यह सब सुनकर कुसुम जैसे शून्य सी हो गई और बेटे को सीने से लगाकर बोली, बुआ झूठ बोलती है राजू, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो। तभी कुसुम की ननंद बिमला तेजी से कमरे में आई और उसकी गोद से राजेश को छीन कर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम वास्तव में मनहूस हो। शादी के साल भर बाद ही मेरा जवान भाई चल बसा। अब यह इस खानदान का अकेला वारिस है। मैं इस पर तुम्हारी मनहूस छाया नहीं पड़ने दूंगी।
पर दीदी, मैं जो नीरस और बेरंग जीवन जी रही हूँ उसकी पीड़ा खुद मैं ही समझ सकती हूँ। कुसुम फूट फूट कर रो पड़ी थी। क्यों उस मनहूस से बहस कर रही है बेटी? आंगन से राजू की दादी बोली। राजू को लेकर बाहर आ जा, उसका दूध ठंडा हो रहा है। बुआ गोद में राजू को उठाए कमरे से बाहर चली गई। कुसुम का मन पीड़ा से फटा जा रहा था कि जिस वेदना से मैं दो चार हुई हूँ उसे ये लोग क्या समझेंगे। पिता की मौत के 5 महीने बाद राजेश पैदा हुआ था। बेटे को सीने से लगाते ही वह अपने पिछले सारे दुख क्षण भर के लिए भूल गई थी। कुसुम की सास उस वक्त भी ताना देने से नहीं चुकी थी कि चलो अच्छा हुआ जो बेटा हुआ। मैं तो डर रही थी कि कहीं यह मनहूस बेटी को जन्म देकर खानदान का नामो निशान ही ना मिटा डाले। कुसुम के लिए वह क्षण जानलेवा था जब उसकी छाती से दूध नहीं उतरा। बच्चा गाय के दूध पर पलने लगा। उसे यह सोचकर अपना वजूद बेकार लगता कि मैं अपने बच्चे को अपना दूध भी नहीं पिला सकती। कभी कभी कुसुम सोच के अथाह सागर में डूब जाती। हाँ, मैं सच में मनहूस हूँ। तभी तो जन्म देते ही माँ मर गई। थोड़ी बड़ी हुई तो बड़ा भाई एक दुर्घटना में मारा गया। शादी हुई तो साल भर बाद पति की मृत्यु हो गई। बेटा हुआ तो वह भी अपना नहीं रहा। ऐसे में वह टूट कर रो पड़ती। समय गुजरता रहा। बुआ और दादी लाड़ लड़ाती हुई राजेश को खिलाती पिलाती, जी भर कर बातें करती और वह माँ होकर दरवाजे की ओर से चुपचाप अपलक बेटे का मुखड़ा निहारती रहती। छोटे छोटे सपनों के टूटने की चुभन मन को पीड़ा से तार तार कर देती। एक विवशता का एहसास कुसुम के वजूद को हिलाकर रख देता। राजेश की बुआ विमला अपने परिवार के साथ शादी के बाद से ही मायके में रहती थी। उनके पति ठेकेदारी करते थे। बुआ की 3 बेटियां थीं, इसलिए भी अब राजेश ही सबकी आशाओं का केंद्र था। तेज दिमाग राजेश ने जिस दिन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की कि सारे घर में जैसे दिवाली का माहौल हो गया। मैं जानती थी मेरा राजू एक दिन सारे गांव का नाम रोशन करेगा। माँ, तेरे पोते ने तो तेरे खानदान की इज्जत रख ली। राजेश की बुआ खुशी से बावली सी हो गई थी। प्रसन्नता की उत्ताल तरंगों ने कुसुम के मन को भी भाव विभोर कर दिया था। राजेश पहली पोस्टिंग पर जाने से पहले माँ के पांव छूने आया था। सुखी रहो, खुश रहो बेटा, कुसुम ने कांपते स्वर में कहा था। बेटे के सिर पर हाथ फेरने की नाकाम कोशिश करते हुए उसने मुट्ठी भींच ली थी। तभी बुआ की पुकार, जल्दी करो राजू, बस निकल जाएगी, सुनकर राजेश कमरे से बाहर निकल गया था। समय अपनी गति से बीतता रहा। राजू की नौकरी लगे 2 वर्ष बीत चुके थे। उसकी दादी का देहांत हो चुका था। अपनी 3 फुफेरी बहनों की शादी उसने खूब धूमधाम से अच्छे घरों में करवा दी थी। अब उसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे। एक शाम कुसुम की ननंद विमला एक लड़की की फ़ोटो लिए उसके पास आई। उसने हुलस कर बताया कि लड़की बहुत बड़े अफसर की इकलौती बेटी है, सुंदर, सुशील और BA पास है। क्या राजू को ये पसंद है? कुसुम ने पूछा। राजू कहता है, बुआ तुम जिस लड़की को पसंद करोगी मैं उसी से शादी करूँगा। विमला ने गर्व के साथ सुनाया तो कुसुम के भीतर जैसे कुछ दरक सा गया। धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कुसुम का भी जी चाहता था कि वह बहू के लिए गहने कपड़े का चुनाव करने ननंद के साथ बाजार जाए। पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर विवाह के मंगल गीत गाए, पर मन की साध अधूरी ही रह गई। धूमधाम से शादी हुई और उमा ने दुल्हन के रूप में इस घर में प्रवेश किया। उमा एक सुलझे विचारों वाली लड़की थी। 2 दिन में ही उसे महसूस हो गया कि उसकी विधवा सास अपने ही घर में उपेक्षित जीवन सी जी रही है। घर में बुआ का राज चलता है और उसकी सास एक मूक दर्शक की तरह सब कुछ देखती रहती है। उसे लगा कि उसका पति भी अपनी माँ के साथ सहज व्यवहार नहीं करता। माँ बेटे के बीच एक दूरी है जो नहीं होनी चाहिए। एक शाम वह चाय लेकर सास के कमरे में गई तो देखा वह बिस्तर पर बैठी न जाने किन ख्यालों में गुम थी। अम्मा जी, चाय पी लीजिए,
उमा ने कहा तो कुसुम चौंक पड़ी। आओ बहू, यहाँ बैठो मेरे पास। बहू को स्नेह से अपने पास बिठाकर कुसुम ने पलंग के नीचे रखा संदूक खोला। लाल मखमल के डिब्बे से एक जड़ाऊ हार निकालकर बहू के हाथ में देते हुए बोली, यह हार मेरे पिता ने मुझे दिया था, मुंह दिखाई के दिन नहीं दे पाई, आज रख लो बेटी। उमा ने सास के हाथ से हार लेकर गले में पहनना चाहा, तभी बुआ कमरे में चली आई। बहू के हाथ से हार लेकर उसे वापस डब्बे में रखते हुए बोली, तुम्हारी मत मारी गई है क्या भाभी? जिस हार को साल भर भी तुम पहन नहीं पाई उसको बहू को दे रही हो, इसे क्या गहनों की कमी है? कुसुम जड़बत बैठी रह गई, पर उमा से रहा नहीं गया। उसने टोकते हुए बोला, बुआ जी, अम्मा ने कितने प्यार से मुझे यह हार दिया है, मैं इसे जरूर पहनूंगी। सामने रखे डब्बे से हार निकालकर उमा ने पहन लिया और सास के पांव छूते हुए बोली, मैं कैसी लगती हूँ अम्मा? बहुत सुंदर बहू, जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। कुसुम का कंठ भाव तिरेक से भर गया था। पहली बार वह ननद के सामने सिर उठा पाई थी। उमा ने मन ही मन ठान लिया था कि वह अपनी सास को पूरा आदर और प्रेम देगी, इसलिए वह साई की तरह उनके साथ लगी रहती थी। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। राजेश की छुट्टियां खत्म हो रही थी। जिस दिन दोनों को लौटना था, उस सुबह उमा ने पति से कहा, अम्मा भी हमारे साथ चलेंगी, क्या तुमने अम्मा से पूछा है? राजेश ने पूछा तो उमा दृढ़ता भरे स्वर में बोली, पूछना क्या है? क्या हमारा फर्ज नहीं कि अम्मा की हम सेवा करें? अभी तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं बहू, हमारी चिंता छोड़ो, हम यही ठीक हैं, बाद में कभी अम्मा को ले जाना। बुआ ने टोका था। बुआ जी, मैंने अपने माँ को नहीं देखा है, उमा बोली। अम्मा की सेवा करूंगी तो मन को अच्छा लगेगा। आखिर उमा के आगे बुआ की एक न चली और कुसुम बेटे बहू के साथ आ गई थी। कुछ दिन बेहद ऊहापोह में बीते। जिस बेटे को बचपन से अपनी आंखों से दूर पाया था, उसे हर पल नज़रों के सामने पाकर कुसुम की ममता उद्वेलित हो उठी। पर माँ बेटे के बीच बात नाम मात्र को होती। उमा माँ बेटे के बीच फैली लंबी दूरी को कम करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। एक सुबह नाश्ते की मेज पर अपनी मनपसंद दाल कचौड़ी देखकर राजेश बेहद खुश हो गया। एक टुकड़ा खाकर बोला, सच, तुम्हारे हाथ में तो जादू है उमा। यह जादू माँ के हाथों का है, उन्होंने बड़े प्यार से आपके लिए बनाई है। जानते हैं, मैं तो माँ के गुणों की कायल हो गई हूँ। जितना शांत स्वभाव उतने ही अच्छे विचार। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सगी माँ लौट आई हो। धीरे धीरे राजेश का मौन टूटने लगा। अब वह यदाकदा माँ और पत्नी के साथ बातचीत में भी शामिल होने लगा था। कुसुम को लगने लगा कि जैसे उसकी दुनिया वापस उसकी मुट्ठी में लौटने लगी है। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। वैसे भी जब खुशियों के मधुर एहसास से मन भरा हुआ होता है तो समय हथेली पर रखी कपूर की टिकिया की तरह ही तेजी से उड़ जाता है। जिस दिन उमा ने लजाते हुए एक नए मेहमान के आने की सूचना दी, उस दिन कुसुम की खुशी की इंतहा नहीं थी। बेटी, तूने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। अभी कहाँ अम्मा, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन वास्तव में आपकी मुराद पूरी होगी। उमा ने स्नेह से सांस का हाथ दबाते हुए कहा तो कुसुम की आंखें छलक आई। उमा ने कहा, मन के बुरे नहीं हैं, ना ही आपके प्रति गलत धारणा रखते हैं, पर बचपन से जो बातें कूट कूट कर उनके दिमाग में भर दी गई है, उनका असर धीरे धीरे ही खत्म होगा ना। बुआ का प्रभाव उनके मन पर बचपन से हावी रहा है। आज उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है। उमा के मुंह से यह सब सुनकर कुसुम का चेहरा एक अनोखी आभा से चमक उठा था। उमा की गोद भराई के दिन सारे नाते रिश्तेदारों से भरा हुआ था। गहनों और बनारसी साड़ी में सजी उमा बहुत सुंदर लग रही थी। चलो बहू, अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी गोद भर दूँ। बुआ ने मिठाई और फलों से भरा थाल संभालते हुए कहा। रुकिए बुआ जी, बुरा मत मानिएगा, पर मेरी गोद सबसे पहले अम्मा ही भरेंगी।
यह तुम क्या कह रही हो बहू? ये काम सुहागन औरतों को ही शोभा देता है, और तुम्हारी सास तो। पड़ोस की नीलू चाची ने टोका तो विमला बुआ जोर से बोली, रहने दो बहन, 4 अक्षर पढ़कर आज की बहुएं ज़्यादा बुद्धिमान हो गई हैं। अब शास्त्र व पुराण की बातें कौन मानता है? जो शास्त्र व पुराण यह सिखाते हो कि एक स्त्री की अस्मिता कुछ भी नहीं और एक विधवा स्त्री मुट्ठी के ढेले से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। मैं ऐसे शास्त्रों और पुराणों को नहीं मानती। आइए अम्मा जी, मेरी गोद भरिए। उमा का आत्मविश्वास से भरा स्वर कमरे में गूंज उठा। कुसुम जैसे नींद से जागी। मन में एक अनजाना भय फिर दस्तक देने लगा। नहीं बहू, बुआ ठीक कहती है, उसका कमज़ोर स्वर उभरा। आइए अम्मा, मेरी गोद पहले आप ही भरेंगी, फिर कोई और। बहू की गोद भरते हुए कुसुम की आंखें मानो पहाड़ से फूटते झरने का पर्याय बन गई थी। रोम रोम से बहू के लिए आशीष का एहसास फूट रहा था। निर्धारित समय पर अभय का जन्म हुआ तो कुसुम देवी उसे गोद में समेट अतीत के सारे दुखों को भूल गई। अभय में नन्हे राजेश की छवि देखकर वह प्रसन्नता से फूल नहीं समाती थी। अपने बेटे के लिए जो जो अरमान संजोए थे, वह सारे अरमान पोते के लालन पालन में फलने फूलने लगे। फिर 2 साल बाद रागिनी उमा की गोद में आ गई। कुसुम की झोली खुशियों की असीम सौगात से भर उठी थी। उमा जैसी बहू पाकर वह निहाल हो उठी थी। राजेश और उसके बीच में तनी अदृश्य दीवार उमा के प्रयास से टूटने लगी थी। बेटे और माँ के बीच का संकोच मिटने लगा था। अब राजेश खुलकर माँ के बनाए खाने की प्रशंसा करता। कभी कभी मनुहार पूर्वक कोई पकवान बनाने की जिद भी कर बैठता तो कुसुम की आंखें उमा को स्नेह से निहार बरस पड़ती। कौन से पुण्य किए थे जो ऐसी सुघड़ बहू मिली। अगर इसने मेरा साथ नहीं दिया होता तो गांव की उसी अकेले कमरे में बेहद कष्टमय बुढ़ापा गुजारने पर मैं विवश हो जाती। समय अपनी गति से बीतता रहा। 3 वर्ष पहले विमला बुआ की मृत्यु हो गई। अभय ने इसी साल मैट्रिक की परीक्षा दी थी और रागिनी 8वीं कक्षा की होनहार छात्रा थी। दोनों बच्चों के प्राण तो बस अपनी दादी में ही बसते थे। उमा ने उनका दामन जमाने भर की खुशियों से भर दिया था और वही उमा इस तरह अचानक उन्हें छोड़ गई। उनकी सोच को एक झटका सा लगा। दादी माँ, दवा ले लीजिए। पोती रागिनी की आवाज़ से वह वर्तमान में लौटी। उठने की कोशिश की पर बेहोशी की गर्त में समाती चली गई। रागिनी की चीख सुनकर सब कमरे में भागे चले आए। अभय दौड़कर डॉक्टर को बुला लाया। माँ के सिरहाने बैठे राजेश की आंखें रह रह कर भीग उठती थी। इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है राजेश बाबू। इस उम्र में ऐसे सदमे से उबरना बहुत मुश्किल होता है। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, देखिए क्या होता है, डॉक्टर ने कहा तो अभय और रागिनी जोर जोर से रोने लगे। दादी माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ तुम्हारे ही भरोसे हमें छोड़कर गई है। रागिनी के रुदन से सबकी आंखें नम हो गई थीं। 4 दिन तक दादी माँ बेहोशी की हालत में पड़ी रहीं। 5वें दिन सुबह अचानक उन्हें होश आया। आंखें खोली और करवट बदलने का प्रयास किया तो हाथ किसी के सिर को छू गया। दादी माँ ने चौंक कर देखा। उनके पलंग की पाटी से सिर टिकाए उनका बेटा गहरी नींद में सो रहा था। कुर्सी पर अधलेटे राजेश का सिर माँ के पैरों के पास था। तभी रागिनी कमरे में आ गई। दादी की आंखें खुली देखकर वह खुशी से चीख पड़ी, पापा, दादी माँ को होश आ गया। राजेश चौंक कर उठ बैठे। बेटे से नज़र मिलते ही दादी माँ का दिल फिर से धक धक करने लगा। मन की पीड़ा अधरों से फूट पड़ी। मैं सच में अभागी हूँ बेटा, मनहूस हूँ। तभी तो सोने जैसी बहू सामने से चली गई और मुझे देख मैं फिर भी जिंदा बच गई। मेरे जैसे मनहूस लोगों को तो मौत भी नहीं आती। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहोगी तो उमा की आत्मा को तकलीफ होगी। कोई इंसान मनहूस नहीं होता। मनहूस तो होती हैं वे रूढ़ियाँ, सड़ी गली परंपराएं और शास्त्र पुराणों की थोथी अवधारणाएं जो स्त्री और पुरुष में भेद पैदा कर समाज में विष का पौधा बोती है। अब मुझे ही देख लो। उमा की मृत्यु के बाद किसी ने मुझे अभागा या बेचारा नहीं कहा।
अगर उमा की जगह मेरी मृत्यु हुई होती तो समाज उसे अभागी और बेचारी कहकर अपने कर्तव्यों की इतृषि समझ लेता। दादी माँ आंखें फाड़े अपने बेटे का नया रूप देख रही थी। उमा जैसे पारस के स्पर्श से उनके बेटे की सोच भी कुंदन हो उठी थी। राजेश अपनी रौ में कहे जा रहा था, मुझे माफ़ कर दो माँ, बचपन से ही मैं तुम्हारा प्यार पाने में असमर्थ रहा। अब तुम्हें हमारे लिए जीना होगा, मेरे लिए, अभय के लिए और रागिनी के लिए। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब अगर मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। नहीं माँ, अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं। अभय और रागिनी को बड़ा करना है, उनकी शादियाँ करनी है और मुझे वह सारा प्यार देना है जिससे मैं वंचित रहा। राजेश बच्चे की तरह माँ की गोद में सिर रखकर बोला। कुसुम देवी के कानों में बहू के कहे शब्द गूंज उठे थे। माँ, जिस दिन आपका बेटा आपको वापस लौटा दूंगी, उस दिन आपके मन की मुराद पूरी होगी। आपके प्रति उनका पछतावे से भरा एहसास जल्द ही असीम स्नेह और आदर में बदल जाएगा, देखिएगा। कुसुम देवी ने स्नेह से बेटे को अपने अंक में समेट लिया। बहू द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार ने उनकी शेष जिंदगी को प्राणवान कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।